हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़ मिलान में आने वाले एक खास विषय गढ़ मिलान की। जानिए क्या है आपका गढ़ और उससे संबंधित क्या है शक्तियाँ आपके पास। आज मैं ये भी बताऊंगी कि देवगढ़ के जातक का स्वभाव कैसा होता है, उनका भविष्य वैवाहिक रिश्ता कैसा होता है, किस गढ़ के व्यक्ति से उनका अच्छा रिश्ता बनता है और किससे बिल्कुल नहीं बनेगा, तथा यदि गढ़ दोष है तो आप क्या उपाय और कौन सा पूजा मंत्र आदि करके इस दोष में कमी ला सकते हैं, आदि आदि। आज मैं वो भी बताऊंगी, यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं कि आप किस गढ़ के हैं। देखिए, विवाह करने से पूर्व वर वधू की कुंडलियों का मिलान करते समय 8 प्रकार के मिलान किए जाते हैं। इस मिलान को अष्टकूट मिलान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अष्टकूट मिलान में से एक गढ़ मिलान है। इस मिलान में वर वधू के व्यवहार और उनके जीवन जीने के नजरियों को समझा जाता है। ये मिलान बताता है कि दो लोग किस प्रकार मेल जोल से अपना जीवन यापन कर सकेंगे या नहीं, दोनों के मध्य कैसा संबंध बनेगा, इस गढ़ मिलान से पता लगाया जा सकता है। गढ़ मिलान में नक्षत्रों का विचार होता है। इस मिलान में लड़के और लड़की के नक्षत्र गणना द्वारा ये मिलान संभव हो पाता है। गढ़ मिलान करते समय सभी व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें देवगढ़, मनुष्यगढ़ और राक्षसगढ़ होते हैं। देवगढ़ से मतलब ये होता है कि ये सत्व गुण संपन्न व्यक्ति होते हैं, और मनुष्यगढ़ से मतलब होता है कि ये राजसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, और राक्षसगढ़ जो होता है वो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तीनों श्रेणियों में गढ़ों का वर्गीकरण वर वधू के जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। इस मिलान को कुल 6 अंक दिए जाते हैं, मतलब कि कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं और 6 अंक केवल गढ़ मिलान को ही दिया जाता है अकेले। देखिए, इसी श्रृंखला में पहले नंबर पे आता है देवगढ़, जो नक्षत्रों पे आधारित है। इसके अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं? 9 नक्षत्र आते हैं, जिसमें अश्वनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र आता है। उस व्यक्ति को देवगढ़ की श्रेणी में रखा जाता है। ये सभी नक्षत्र मृदु नक्षत्र होते हैं, मृदु है ना, और लघु नक्षत्र और चर नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों की सौम्यता और शुभता ही इन्हें देवगढ़ का स्थान दिलाती है। देवगढ़ नक्षत्र एक प्रकार से सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। ये स्थिति को बेहतर और रचनात्मक रूप से दूसरों के समक्ष ला सकते हैं, पर बहुत अधिक बदलाव की इच्छा नहीं रह पाती है। एक प्रकार से सीधे मार्ग पर ये चलते हैं, मतलब जो सीधा चुनाव होता है यही देवगढ़ हमें प्रदान करता है। इन नक्षत्रों में जातक के कार्यों में एक प्रकार की गतिशीलता का प्रभाव रहता है। इन नक्षत्रों में किए गए काम भी सामान्य रूप से चलते रहते हैं। देवगढ़ के नक्षत्रों में व्यक्ति मैत्री भाव निभाने की योग्यता रखता है। इन नक्षत्रों के प्रभाव से अनुकूलता से भरा वातावरण भी मिलना आसान होता है। इन देव नक्षत्रों में व्यक्ति अपने कार्य को आगे ले जाने के लिए बहुत ही सक्षम होता है। किसी भी काम काज को करने में एक सकारात्मक रवैया अपना सकता है। मेल जोल की संभावना इनमें दिखाई देती है। इन नक्षत्र में औषधि बनाए जाते हैं और उस औषधि का प्रभाव बेहद लाभदायक होता है। इस नक्षत्र में किए जाने वाली देव पूजा भी कई गुना फल देने वाली होती है। इस समय पर किए गए उपाय का भी प्रभावशाली रूप से असर देखने को मिलता है। किसी जातक का जन्म यदि देव नक्षत्र में हुआ हो तो जातक इस गढ़ के प्रभाव से शुभता सौम्यता को पाता है। इस गढ़ के प्रभाव से जातक ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने वाला भी होता है। काम काज में लोगों के साथ तालमेल बिठाने वाला, अपनी योजनाओं में कामयाब भी रहता है। खेलना मनोरंजन के कामों में अधिक रुचि लेता है। चित्रकारी शिल्पकारी आदि कार्य भी बहुत लाभकारी होता है।
इसमें चर नक्षत्रों के काम भी किए जा सकते हैं। इन नक्षत्र में जन्मा जातक स्वतंत्र विचारों वाला, लेकिन नियमों पर चलने वाला होता है। कामकाज में व्यक्ति का नजरिया काफी अच्छा होता है। अब देवगण का जो नक्षत्र का फल होता है तो ये सकारात्मक भाव लिए होते हैं। इस गण के प्रभाव में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर, दानी, बुद्धिमान, सरल स्वभाव, अल्पाहारी मतलब कि कम भोजन करने वाला, और महान विद्वान होता है। जब देवगण नक्षत्र के जातक को अपने ही समान गण के साथ साथी प्राप्त होती है तो दोनों के मध्य में बेहतर गठजोड़ होने की संभावना बनती है। अपने रिश्ते में दोनों ही पक्ष कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की शांति भाव बनी रहे, मतलब शांति बनी रहे। समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ समान गण होने पर वैचारिक मतभेद की संभावना में भी कमी आती है। ये लोग दयालु, धार्मिक, सहनशील और सरल स्वभाव के होते हैं। मतलब कि जैसा देवताओं का नेचर होता है, देवगण वाले व्यक्तियों का स्वभाव भी वैसे ही होता है। दूसरों के प्रति दया का भाव रखना इनके आदत में, इनके नेचर में शामिल होता है। दूसरों की सहायता करना भी इन्हें अच्छा लगता है। यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी ये जान सकते हैं कि आप किस गण के हैं। जैसे आपका नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, वे, वो, का, की, के, को, हा, ही, हु, हे, हो, डा, पू, श, षटकोण वाला श जो होता है वो, अड़ा, ठ, रु, रे, रो, ता, ना, नी, नु, ने, जो, खा, खी, खू, खे, खो, दे, दो, चा, ची। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ये इन सब से शुरू होता है तो आप देवगण की श्रेणी में आते हैं। शादी में गण मिलान का जो महत्व होता है वो क्या है? 36 गुणों में से 6 गुण का रहस्य क्या है? शादी के लिए सही जोड़ी कौन सी है? शादी से पहले जरूर देखें गण मिलान। ज्योतिष के 36 गुणों का रहस्य अवश्य जानें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी गण दोष नहीं होना चाहिए। गण मिलान करते समय वर वधू का एक समान गण होना सर्वोत्तम शुभ माना जाता है। एक समान गण होने पर पति पत्नी दोनों में स्नेह और समन्वय बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति का गण देवगण है तो उसका विवाह देवगण की कन्या से ही किया जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ समान गण होने पर वैचारिक मतभेद की संभावना में भी कमी आती है। जैसे कि मान लीजिए कि देवगण जो हो, मान लीजिए वर हो, तो वधू भी अगर देवगण की है तो इनको 6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये उत्तम, बहुत शुभ होता है। देवगण का मानव गण के संग जब मिलान होता है तो इस मतलब मिलान को 5 अंक दिया जाता है, जो शुभ और सामंजस्य पूर्ण होता है। और यदि देवगण के साथ राक्षस गण का मिलान हो जाए तो इसको 0 अंक दिया जाता है। मतलब ये बहुत अशुभ होता है, ये मतभेद कराने वाला होता है, हमेशा झगड़ा की स्थिति हुई रहेगी। जैसे कि देवताओं और राक्षसों में हमेशा मतभेद और युद्ध की स्थिति रहती है ना, उस तरह से ये पूरी जिंदगी रहेगी। इसलिए देवगण का राक्षस गण के साथ विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार का जो मिलान होता है इसको तो कोई अंग मिलता नहीं है। इस स्थिति में इसे गण दोष माना जाता है। यह स्थिति शून्य होती है जिसमें किसी भी प्रकार की शुभता नहीं आती है। इस स्थिति को त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि जीवन भर इनमें आपस में टकराव होता है और कलह और झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। लड़का लड़की की कुंडली में राशि के स्वामियों की मित्रता हो, इस दोष का परिहार हो जाता है। अगर कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है तो ऐसे में भी गण दोष का परिहार मान्य होता है। गण दोष के प्रभाव से बचने के लिए स्त्रियों को भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त मंत्र जाप भी इस गढ़ दोष की शांति में बहुत सहायक होते हैं। वधु की कुंडली में अगर गढ़ दोष है तो उनको मंत्र माता पार्वती का करना चाहिए। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को इस श्लोक को 108 बार जप कर लेना चाहिए 45 दिन तक। पुरुष के लिए जो महादेव की पूजा उपासना कर सकते हैं और वो भी मंत्र आदि जाप करके अपने गढ़ दोष को शांत कर सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद भवाम। पुरुषों के लिए ये मंत्र है, इसको जाप करना चाहिए, लेकिन फिर भी भरसक प्रयास करना चाहिए कि गढ़ दोष का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जी धन्यवाद।